मंत्री जी, तुरंत वैद्य को बुलाया जाए और मेरे घोड़ों का उपचार कराया जाए। महाराज, वैद्य को बुला भेजा है, वो आते ही होंगे। राजमहल के पशु वैद्य आते हैं। वैद्य ने घोड़ों के घाव का परीक्षण किया और बोले, इन घोड़ों को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है महाराज, कि इन पर बंदरों की चर्बी लगा दी जाए, जिसके कारण घोड़ों का घाव अति शीघ्र ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, हमारे राजमहल में जितने भी बंदर हैं और आसपास भी जितने बंदर मिले, उन सबको पकड़ा जाए और उन सबको मारकर उनकी चर्बी घोड़े के उपचार के लिए उपयोग की जाए। हमें हमारे सारे घोड़े अति शीघ्र पहले की तरह स्वस्थ चाहिए। राजा का आदेश मिलते ही राजमहल के सारे बंदरों को पकड़कर मार दिया जाता है और उनकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। बंदरों का पूरा समूह समाप्त हो जाता है। जल्द ही वनराज तक ये खबर पहुंच जाती है। मैं राजा को नहीं छोड़ूंगा और प्रतिशोध लेकर रहूंगा। उसने मेरे पूरे समूह को समाप्त कर दिया। मैं उस राजा के पूरे वंश का भी वैसे ही सर्वनाश कर दूंगा जैसे उसने मेरे वंश का किया है। एक दिन बंदर पानी की झील के पास बैठा हुआ राजा से प्रतिशोध लेने के बारे में सोच रहा था। तभी उसने कुछ देखा। इतने सारे पैरों के निशान झील की तरफ जाते तो हैं, परंतु इनमें से कोई भी निशान वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है। अवश्य इस झील में कोई राक्षस या मगरमच्छ रहता है, जो झील में जाने वाले हर मनुष्य और जानवर को खा लेता है। मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। वनराज ने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से झील से पानी पी लिया। ये देखकर झील में रहने वाला राक्षस बाहर आ गया। वो बहुत ही विशाल और डरावना था। उसने कई तरह के आभूषण भी पहन रखे थे। राक्षस वनराज से, जो भी इस झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ही चतुर हो। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप मेरी मदद करें। किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? एक राजा ने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया है। मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें। मुझे अपना कंठहार दे दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका कंठहार आपको जल्दी ही लौटा दूंगा और उसके साथ ही आपके भोजन का प्रबंध भी कर दूंगा। ये तो तुम मेरी मदद कर रहे हो, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हो। उचित है। राक्षस वनराज को अपना कंठहार दे देता है। वनराज कंठहार को पहनकर चंद्रपुर नगर में वापस पहुंच जाता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगता है। जो भी उसे देखता और वो कंठहार देखता दंग रह जाता। राजा के सैनिक राजा को प्रसन्न करने के लिए वनराज को पकड़कर राजा के समक्ष ले जाते हैं। तुम्हें ये कीमती कंठहार कहां से प्राप्त हुआ है, जो तुमने अपने गले में पहना है? महाराज, ये कीमती कंठहार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। समृद्धि के देवता? वो तुम्हें कहां मिले? महाराज, वो जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय हुआ होता है, उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगाता है तो उसे उस समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त हो जाता है। महाराज वनराज की बातों में आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो जाते हैं। महाराज, कल सुबह की मंगल बेला में आप सब उस झील के पास पधारिए और अपने पूरे परिवार और स्नेही जनों के साथ झील में डुबकी लगाकर समृद्धि के देवता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लोभ में अंधे हो चुके राजा ने तुरंत आदेश दिया। कल सुबह हम अपनी महारानी, पुत्र, परिवारजन, मंत्रियों और सेवकों सहित उस झील पर जाएंगे और वहां जब आधा सूर्योदय हुआ होगा, उस समय झील में डुबकी लगाकर
समृद्धि के देवता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और साथ ही कंठहार भी। अगली सुबह वनराज महाराज, महारानी, राजकुमार और अन्य लोगों के साथ उस झील के किनारे पहुंच जाते हैं। महाराज, आप सबको अलग अलग स्थान से झील में उतरना होगा, क्योंकि अगर आप सब एक स्थान से ही झील में जाएंगे तो जो पीछे होगा उसकी बारी आते आते सूर्य पूरा उदय हो जाएगा और वो समृद्धि के देवता के आशीर्वाद और कंठहार से विमुक्त रह जाएगा। इसलिए उपयुक्त यही रहेगा कि आप सभी अलग अलग स्थान से एक साथ झील में प्रवेश करें और समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और अद्भुत कंठहार प्राप्त करें। महाराज, परंतु आप सबके जाने के बाद अंत में झील में उतरिएगा। महाराज अपने साथ आए हुए सभी लोगों को झील में उतरने का आदेश देते हैं। सब अलग अलग स्थान से झील में उतरते हैं और राक्षस द्वारा खा लिए जाते हैं। जब कुछ देर तक कोई बाहर नहीं आता तो महाराज चिंतित होकर वनराज से, वनराज, महारानी, राजकुमार, राजकुमारी, मेरे परिवारजन, मंत्री, सेवक अभी तक बाहर नहीं आए। कितना समय लगेगा उन्हें? मैं कब इस झील के अंदर जाऊंगा? वनराज एक पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है, अरे दुष्ट राजन, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक सबको राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने उन सब की मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे लिया है। जिस तरह मैं अपने पूरे परिवार और समूह के बिना अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, इसी तरह तुम भी अब से अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करोगे और अपने किए पर पछताओगे। तुमने एक जीव के प्राण बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या कर दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो घोड़े तो तुम्हें प्रिय हैं, लेकिन बेचारे बंदरों का क्या? इसलिए तुमने उन निर्दोष बंदरों का वध कर दिया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने जो किया वो गलत था। तुम मुझे क्षमा कर दो। वनराज वहां से चला जाता है और महाराज भी अपने किए पर पछताते हुए अपने प्रियजनों के वियोग में मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं और पागल हो जाते हैं। उसके बाद कभी किसी ने वनराज को नहीं देखा। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।